पिछले क्लास में हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा। कैसे अलग अलग लैटिस एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, किस तरह से अलग अलग एनर्जी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को प्रभावित करती हैं। और भी बहुत सारा टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज। हाइड्रेशन एनर्जी देखा हमने, पोलराइजिंग पावर देखा, ये सारे फैक्टर्स को समझा और उसके हिसाब से हम लोगों ने किया। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, इस क्लास में हम लोग पढ़ाई करेंगे आज कोवलेंट कंपाउंड के पूरे जर्नी के बारे में। राइट, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो बच्चों, इस चीज की शुरुआत होती है, मतलब ऐसे तो मैंने बताया था कि बहुत सारी थियरीज हैं इनसे रिलेटेड, लेकिन जो इस डायरेक्शन में एक इफेक्टिव डिस्कशन किया वो थे लुइस साहब। तो इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं उनको, और टाइमलाइन के हिसाब से हम लोग इस तरह से कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लुइस के बारे में जानेंगे, लुइस थियरी क्या थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें क्या परेशानियां आई। उस चीज को आगे एक थियरी है VSEPR, जिसका फुल फॉर्म है बेटा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, वेस्पर थियरी, वो हम लोग देखेंगे। राइट। उसके बाद देखेंगे कि भाई क्या परेशानियां आखिर इस चीज से रही, और हम लोग फिर आखिर में जो मॉडर्न थियरी है, जिसको हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी बोलते हैं, यानी मॉडर्न थियरी, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो यानी अगर इस चीज को क्लासिफाई किया जाए, इस चीज को अगर क्लासिफाई किया जाए, तो कोवलेंट जो बॉन्ड है उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, अगर मैं उसको क्लासिफाई करूं, तो ओल्ड एंड मॉडर्न थियरी में तो ओल्ड थियरी में ये हमारा पार्ट आ जाता है। ओल्ड थियरी में ये पूरा पोर्शन आ जाता है। और मॉडर्न थियरी में, ये मॉडर्न थियरी कब बता रहा हूँ बेटा, जब ऑर्बिटल मालूम चल गया उसके बाद। ठीक है, ये सब कहानियां कब की हैं, जब तक लोगों को ऑर्बिटल नहीं मालूम था, जब तक लोगों को ऑर्बिट तक मालूम था, तो उसके हिसाब से ये सारी थियरी। और आगे वाली मॉडर्न थियरी, मॉडर्न थियरी मेनली उसके बाद की, यानी आप कह सकते हो 1930s के बाद का। ठीक है, और इसमें दो मेजर हैं पोर्शन जो कवर किए जाते हैं। पहला है बच्चों वैलेंस बॉन्ड थियरी, VBT, और दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, MOT, इसके बारे में। राइट। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, इन दोनों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए पहले, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग ओल्ड थियरी लुइस से। तो भाई जो लुइस के हिसाब से जो हाइपोथेसिस आई, उसके हिसाब से बच्चों आपने क्लास 9 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, हल्का हल्का मैं इनिशिएट करूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बॉन्डिंग का, कि भाई जैसे कुछ एटम नेचर में ऐसे दिए हैं भगवान ने जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, तो इनको आधार मानते हुए इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को अटेन करने में हर एक एलिमेंट का अपना कंट्रीब्यूशन होगा। तो जैसे हाइड्रोजन अकेले एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर दूसरे हाइड्रोजन से मिल जाए और शेयरिंग कर ले, तो ये बन जाएगा बेटा H2 के बाद, और दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दोनों का ही होता है ना। तो इस हाइपोथेसिस के हिसाब से, यानी दोनों ही कैसे बन गए, ये बिल्कुल हीलियम के जैसा हो गया, ये भी हीलियम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली दोनों नोबल गैसेस के जैसे हो गए। अब अगर दूसरे स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, तो आपको मालूम है कि भाई उसी तरीके से नियॉन, नियॉन में अगर आप देखो तो 8 इलेक्ट्रॉन
आउटर मोस्ट सेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 1s2 एंड 2s2 2p6 है। अगर मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन करो तो, ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन करो तो भी आपको मालूम है 2n² वाले रूल से n इज इक्वल टू 1 में 2 है, उसके बाद 2 में कितना है 8। तो ठीक है, तो आप देखो 8 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कक्षा में। तो उसके हिसाब से एक नियम बनाया, ऑक्टेट का नियम, कि जितने मॉलिक्यूल हैं वो ऑक्टेट को अटेन करना चाहते हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे जिससे उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। ठीक, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि H2 मैंने बता दिया बेटा। उसी तरीके से ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, बोलिए। 6। तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना ये शेयर कर ले भाई, तो इसको 2 चाहिए, तभी तो 8 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा 2 चाहिए तो 2 देना पड़ेगा। तो ये जो शेयरिंग हुई है, तो ये O2 का स्ट्रक्चर। उसी तरीके से बच्चों हमारा N2 का स्ट्रक्चर के बारे में, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। कितना चाहिए भाई इसको, 3। 3 चाहिए, तो 3 शेयर कर देगा, यानी हम इक्वल शेयरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा। तो अगर आप देखो बच्चों, तो शेयरिंग कर लेने के बाद टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है इसके पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया शेयरिंग करने के बाद। अब जैसे ये अभी मैंने मॉलिक्यूल आपको समझाया है, उसी तरीके से आप कोशिश करिए जो बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने का। एक तो होता है डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें ये वाला चीज, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई नीड अ बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रक्चर में आप किसको दिखाएंगे बच्चों, तो कुछ स्टेप हम सीख लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि शो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आप क्या करो, देखो कितने नीड है, उसके हिसाब से शेयरिंग करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो अभी बच्चों जब तक 2 एटम है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई 2 एटम है तो साइड बाय साइड रखना है। लेकिन मान लो 3-3 एटम हो गया, तो जैसे Cl2O, फिर क्या करेंगे, किसको बीच में रखें किसको किनारे। तो बच्चों ऐसे इसमें कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन ज्यादातर केसेस में जो चीज फॉलो हो जाता है वो ये है कि जो थोड़ा बड़ा हो साइज में, या जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, वो जनरली सेंटर में रहता है। मैंने जैसा बोला कि इसका कोई नियम फिक्स नहीं है, उसका तुरंत अपवाद मिलेगा आपको Cl2O में। ऑक्सीजन के पास 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा, ऑक्सीजन इस बार सेंटर में रहता है और क्लोरीन बाहर रहता है, जबकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है ऑक्सीजन की तुलना में, क्लोरीन बड़ा है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है फिक्स, लेकिन फिर भी मोटा मोटी ऐसा बोला जाता है कि अगर एक से ज्यादा एटम हो तो पहले सेंट्रल एटम का चुनाव करो। क्या चीज हम बता रहे हैं अभी आपको, हाउ टू ड्रॉ बॉन्ड स्ट्रक्चर। राइट, सबसे पहला क्या बोला मैंने, आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। जनरली कैसे पता करते हैं, जनरली जो संख्या में कम हो, जो साइज में बड़ा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में राइट कम हो, उन्हीं सबको। जनरली नॉट ऑलवेज। जनरली less in electronegativity, bigger in size, right, and less in number in molecule, in given molecule। उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एटम। तो ये पहला काम करना है आपको। जब एक बार आपका सेंट्रल एटम पहचान में आ जाए तो शो द इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम।
राइट बच्चों, आप उनके इलेक्ट्रॉन को दिखाइए। फिर क्या करिए, उसके बाद जो आपका काम है वो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुलफिल द नीड ऑफ ऑल साइड एटम्स। जितने साइड एटम है सेंट्रल एटम के अराउंड, उन चारों, उन सभी के चारों तरफ, यानी सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी एटम हैं उन सब का नीड पूरा करो। कौन सा नीड, कौन सा नीड भाई, इलेक्ट्रॉनिक नीड। फुलफिल द इलेक्ट्रॉनिक नीड। अब ये इलेक्ट्रॉनिक नीड कैसे समझ में आएगा, तो यार कॉमन सेंस की बात है कि भैया जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उतने इलेक्ट्रॉन आप वहां पे सप्लाई करने की कोशिश करोगे। अरे बात समझ में, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अब याद कर लो बढ़िया से एकदम। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, दुनिया में कुछ भी हो जाए, जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, मेक श्योर सेकेंड पीरियड एलिमेंट should not have more than 8 electron after sharing। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, किसी दिन अगर आपके सामने ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दे तो उसको बिल्कुल भी मत मानना। क्यों नहीं मानना, क्योंकि बीच में आप जोड़ो तो भाई यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 2 4 हो गया, यहाँ 2 6, ये 2 8 और ये 2 10, तो ये पूरा 10 हो गया। जबकि बाहर वालों का देखो, 2 4 6 और 8, बाहर वालों का 8 ही है। 2 4 6 और 8, इसका भी 8 ही है। तो गड़बड़ी क्या है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड में कौन कौन आता है भाई, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाँ नियॉन। इन सब एलिमेंट्स के पास 8 से ज्यादा। थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपको आज के डेट में मालूम है ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास क्या होता है, 2s एंड 2p ही उनका वैलेंस शेल है, 2d नहीं होता है। तो जब 2d है ही नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, टोटल कितने भर सकते हैं हम, 8 इलेक्ट्रॉन। इससे ज्यादा तो जगह ही नहीं है, तो रखोगे कहां से। उसके लिए आपको हायर एनर्जी लेवल में जाना पड़ेगा, जो कि फिजिबल नहीं है इतना आसानी से। समझ में आया बच्चों, यस सर। क्लियर हुआ ना, तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इनके पास वेकेंट डी नहीं होता है। जैसे थर्ड पीरियड वाले हो गए तो उनके पास 3s भी है, 3p भी है, अगर ये दोनों भर भी गए तो 3d भी अभी जगह खाली है, उसमें भी भर सकते हो आप। तो उसको बोलते हैं वेकेंट डी होता है थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स वालों के पास। सेकेंड पीरियड के पास तो 2d तो होता ही नहीं है, इसलिए ये एक बड़ी समस्या है ना। तो इसलिए एक बात ध्यान रखना, ये चारों नियम ध्यान देने के साथ, जितना मैंने बताया है उसके साथ, है ना, ये गलत हो गया है ना, ये गलत स्ट्रक्चर है। तो आखिरी बात और सुन लो, बस खत्म हो गया। आखिरी बात ये कि भाई पहला आपने जैसा मैंने बताया कि सेंट्रल एटम पहचानो, शो द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, फुलफिल द इलेक्ट्रॉनिक नीड ऑफ ऑल द साइड एटम्स। और ये बात ध्यान रखो कि कोई अगर सेकेंड पीरियड एलिमेंट है तो किसी भी कीमत पे उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतनी बात अगर आप ध्यान दे लेते हो तो आपका लुईस स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल देते हैं और आप लोग एकदम फटाफट शुरू करिए। राइट डाउन द बॉन्ड स्ट्रक्चर, राइट द स्ट्रक्चर।
इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ओनली, या सिंपली ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। बच्चे सुनाई दे रहा है सबको? Yes, sir. Yes. Draw the electronic structure of the following molecule. कुछ मैं आपको आज दूंगा, उसके अलावा कुछ काम दे दूंगा, कल कुछ और चीज करेंगे। तो ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो पहला कौन सा है? जो सबसे पहला है वो है आपके पास भाई O2N2, तो हमने कर लिया। अब हम शुरू करेंगे, ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग CO2। दूसरा शुरू करेंगे CO2 हो गया, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे किसका? यस भाई, तो हमारा स्ट्रक्चर अगला आएगा BCl3 का। थर्ड स्ट्रक्चर आएगा CCl4 का। चौथा स्ट्रक्चर आएगा PCl3 का। पांचवा स्ट्रक्चर आएगा PCl5 का। छठवां स्ट्रक्चर बनाना है आपको SF6 का। सातवां बनाना है बेटा आपको, और ये भी देखना है कि कौन कौन सा ऐसा है जो ऑक्टेट का नियम फॉलो करता है, ठीक है। तो आठवां बनाना है SF6 हो गया, SF4 का भी बनाइए, या पहले SF4 बना लीजिए फिर SF6 बनाइए। ठीक है, उसके बाद आप बनाइए बच्चों, ज़ेनॉन के भी कुछ कंपाउंड दिखाते हैं हम आपको, है ना। XeO4 और बोलते हैं हम बनाने के लिए आपको, कौन सा है भाई वो स्ट्रक्चर? शुरू करिए बच्चों, आप लोग शुरू करिए, वेट मत करिए, शुरू करिए। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर्स भी आप बना सकते हो, है ना, लेकिन पहले इतना एक बार बनाने की प्रैक्टिस करिए, फिर हम लोग जरूर आगे थोड़ा देखेंगे धीरे धीरे। पहले इतना बनाने की प्रैक्टिस करिए, फिर कुछ डेटिव बॉन्ड सीखेंगे और थोड़ा करेंगे। पहले जल्दी करिए तो बच्चों। तो काफी टाइम दे दिया मैंने आप लोगों को, अब एक एक करके देखते हैं हम लोग, राइट। सो आइए सबसे पहले देखते हैं CO2 का कैसे बनाएंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे, आप देखो इन दोनों में कम संख्या में कौन है? कार्बन, तो वो सेंटर में रहेगा। ज्यादा संख्या में ऑक्सीजन है तो बाहर रहेंगे सब। तो कार्बन को सेंटर में करते हुए कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 4। 4 हैं, क्योंकि ये भाई अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको मिलेगा 2 4। ठीक है, वैसे भी आपको याद है, ग्रुप से भी हम लोग देख लेते हैं, कार्बन फैमिली का 4 होता है, तो कार्बन के पास 4 है। ऑक्सीजन के पास कितना है बेटा? 6। तो वेरी गुड, ऑक्सीजन के पास 6 है। तो बताओ हमें पहले किसका ध्यान दे, सेंट्रल एटम का या बाहर वालों का? बाहर वालों का, वेरी गुड। तो बाहर वालों का ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दोनों शेयर कर दो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. राइट। Yes, sir. तो अब दो उसी तरीके से उधर वाले के साइड वाला भी शेयरिंग कर दो। अब जरा देखो कहीं इससे बीच वाले का गड़बड़ तो नहीं हुआ भाई। बीच में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए हमारे पास? ये भी सेकंड पीरियड का है तो 8 ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो काउंट करो तो एक बार देखो यहाँ पे 2 4 6 है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया जी? 8 हो गया ना आफ्टर शेयरिंग। तो ओके है, Yes, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, तो भाई हमें कोई परेशानी नहीं है प्यारे बच्चों, राइट। सो इसलिए इन चीजों में बहुत केयरफुल रहना है। ऑलराइट, तो चलो CO2 का हो गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। दूसरा क्या था बेटा? बोरॉन ट्राइक्लोराइड। अब ध्यान से देखो बच्चों, बोरॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी कम होता है
और साइज में भी बड़ा है और कम संख्या में भी है, और 3 क्लोरीन है तो तीनों को साइड साइड कर दे रहे हैं। अब जब हम कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखो बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, जल्दी बोलो। 3 तीन तीन 3 होते हैं, तो सामने सामने कर दे रहे हैं। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना होता है? 1 7 सॉरी 1 की 7? 7 सर। अरे भैया, हेलोजन ग्रुप में 7 होता है ना। यस सर यस सर। कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 7 है ना। तो ये आप देख ही रहे हो 7 है, तो इसका मतलब क्लोरीन को कितना चाहिए बच्चों? 1 तो 1 चाहिए, तो क्लोरीन का काम पहले कंप्लीट कर दो। इधर से भी कर दो, इधर से भी कर दो, इधर से भी कर दो। तो अब क्लोरीन के पास भाई कंप्लीट हो गया है 888 इलेक्ट्रॉन। ये सुनो, यस यस सर जरा बीच में देखो तो यस सर। इसके पास कितना है? 6 रह गया। काम तो कंप्लीट नहीं हो पाया। ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो BCl3 is an hypovalent molecule। हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल का मतलब जिसमें वैलेंसी अभी कम हो, ज्यादा ना हो, मतलब जितना चाहिए उससे भी कम हो गया, उसको बोलते हैं हाइपो। हाइपर नहीं है जी, हाइपो है। ओके, या फिर एक और नाम देते हैं कि BCl3 is electron deficient species। और बच्चों जितने भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो उनको हम लुईस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बीच एसिड। हाँ, लुईस एसिड। और खास करके तब जब उसको 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन इस टाइप की जरूरत हो तब। नीचे से अच्छा लग रहा है ना, धुआं से सारे नीचे एकदम। राइट। तो अब आते हैं तीसरा, देखते हैं तीसरा कौन सा था बेटा? CCl4। बताइए जी, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 4 और भाई क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 7। कितना कितना चाहिए क्लोरीन को? 8। तो बस, तो 4 जगह क्लोरीन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को मैं दे दे रहा हूँ। सही है क्या? यस सर। तो हो गया। अब जरा गिनिए तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। यस सर। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथा क्या था बच्चों? PCl3 था। ये बताइए बच्चों, फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 5 अच्छा, और क्लोरीन के पास एज यूजुअल 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो बच्चों हम क्लोरीन का बात मानते हुए पहले उसका पेट भर देते हैं, है कि नहीं?
तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये फास्फोरस के सिर पे पड़ा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। वैलेंस शेल में तो है लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों टोटल कितना हुआ? तो इसको बोलते हैं हम लोन पेयर। क्या बोलते हैं? सो व्हाट इज अ लोन पेयर? लोन पेयर किसको बोलते हैं बच्चों? तो लोन पेयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, बट क्या चीज? बट क्या चीज डज नॉट पार्टिसिपेट इन? पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन which does not participate in bond formation. समझ में आ गया? क्लियर हुआ प्यारे बच्चे लोग? Yes. Yes, sir. तो अगर मैं Yes, इसके sir. पास कितने लोन, मैं पूछूं टोटल लोन पेयर कितने हैं भाई मॉलिक्यूल में, बताइए। कम ऑन एवरीवन। Sir, 21. sir. तो समझ में आया? तो 3 एक एक जगह पे है, तो 3 यहाँ 3 यहाँ, 9 और 1 ये मिला करके 10। ठीक है, तो आ जाओ पांचवा देखते हैं बच्चों। पांचवा क्या था? बड़ा सिंपल, PCl5 है। अब आप देखो तो फास्फोरस हो गया भाई, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों? 5. और हर एक क्लोरीन को कितना चाहिए? एक एक चाहिए। तो मैं सीधा सीधा बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत? साइड का ध्यान देना है ना, सेंटर का ध्यान नहीं देना है, साइड का देखना है। और अगर कोई सेकंड पीरियड वाला आ जाए तो हमें थोड़ा ये भी देखना है कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना हो। क्लियर? अब अगर आप देखो तो अंदर वाले के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, गिन के देखो तो 10 इलेक्ट्रॉन हो 10. गए क्या? Yes. तो ऐसे स्पीशीज को हम बोलते हैं हाइपरवैलेंट। क्या बोलते हैं? मतलब नॉर्मल वैलेंसी, मतलब एक फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन 3 ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख लो 10-10 इलेक्ट्रॉन तक लेके चला गया, तो हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes. सुपर ऑक्टेट, ऑक्टेट से भी ऊपर। क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो ये रहा इस चीज का। अब छठा की बात करते हैं हम, है ना? छठवां अगर हम लोग बात करें तो छठा क्या था? SF4 फिर SF6 था। तो बच्चों एक सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4. 6 ना जी, वो कहाँ से आए हो भाई? 6 होगा ना जी। सल्फर Sir. कहाँ कहाँ पे है? Yes. ऑक्सीजन फैमिली में ना बेटा। ऑक्सीजन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP4। 6. तो
तो टोटल तो 6 हुआ ना 4, yes. इलेक्ट्रॉन। यहाँ से देख लो तुम लोग, है ना। तो अब इसी चीज को क्या हम दिखाएंगे कि 6 हो गया। और भाई हमारे पास है क्या चीज, कितने फ्लोरीन है, 4 है कि 5 है? 4. 4 सर। और एक फ्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 चाहिए, क्योंकि भाई 7 है उसके पास, तो एक ही ना चाहिए बेटा। यस सर। और इसीलिए तो मैं साइड एटम का ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रल एटम का हमें ध्यान तब देना है विशेष करके जब वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, देखो तो है क्या? यस यस लोन पेयर लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऐसे ही 7वां SF6 करेंगे तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ बच्चों, उम्मीद है आप समझ जाओगे जल्दी जल्दी में। 6 फ्लोरीन और 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक एक फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो। लेकिन ये अच्छी आदत है, अगर आप हर बार पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते हो तो ये अच्छी आदत है। अगर बाहर ना भी दिखा पाओ तो सेंट्रल एटम पे तो दिखाओ ही, क्योंकि सेंट्रल एटम का यूज आगे भी पढ़ने वाला है। आ रहा है बच्चों बात समझ में? यस सर। और कौन सा था भाई, सल्फर के बाद कौन सा था? अब थोड़ा जल्दी जल्दी बना के खत्म कर दो। Xenon trioxide. एक्सियो। हाँ, तो ये था 8वां XeO3 और 9वां हमारा Hypothetical है ना? Hypothetical. कौन सा? ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये किसने बोला हाइपोथेटिकल है? बिल्कुल तो नहीं। नोबल गैस है ना? अरे बाप रे बाप, यही तो क्वेश्चन है हमारा अगला कि भाई नोबल गैस होते हुए भी ये कंपाउंड नेचर में मिलता है। तो आगे का मेरा क्वेश्चन है ये कि ऐसा क्यों होता है, अभी आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए। ये हाइपोथेटिकल नहीं है, बिल्कुल रियल चीज है, एकदम रियल है। जेनॉन के कंपाउंड सिर्फ इतने ही नहीं, जेनॉन के और भी बहुत सारे हैं। XeF2, XeF4, XeF6, ये सब है जेनॉन के। फ्लोराइड्स भी हैं, तो आएंगे हम धीरे धीरे, अभी अभी घबराना नहीं है, है ना। तो XeO3, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों? 8। डबल बॉन्ड हो, डबल। क्यों डबल बॉन्ड बना रहे हैं भाई? तो ऑक्सीजन को दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ, तो 2 चाहिए तो मैं 2 दे दिया। ऐसे ही XeO4 बनाएंगे तो क्या करेंगे? 2 2 बॉन्ड बना देंगे हर एक ऑक्सीजन से। समझ में आ रहा है बात? यस सर. अब तक तो हम लोगों ने ये सीखा कि नॉर्मली कैसे करना है ना। अब थोड़ा देखते हैं कुछ विशेष तरह का स्ट्रक्चर। विशेष तरह का क्यों? क्योंकि नॉर्मल तरीके से बनेगा ही नहीं। तो अब उसमें एक हम देते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए तब समझ में आएगा कि क्या है। क्या आप CO का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, दिमाग लगाइए तो देखते हैं, सोचिए। CO2 तो बना लिए, 2 ऑक्सीजन बन गया, 1 ऑक्सीजन है तो एक बार चेक करके देखिए बन रहा है आपसे। जब आप देखेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा। तो नहीं बनेगा. नहीं बन रहा है तो हम बताएं अब बच्चों। सर. ठीक, तीन बॉन्ड बनाएगा। 3 बॉन्ड। हाँ बना, बिल्कुल बनाएगा 3 बॉन्ड। तो शुरू करें हम, तब तो बताएं। स्टार्ट करें हम? यस सर. तो देखो बच्चों, ये चीज Yes. समझने से पहले आपको मैंने शुरुआत में जब भूमिका बना रहे थे हम, तब हम आपको बता दिए थे, भूमिका में ही आपको हम बता दिए थे कि कोवलेंट जो बॉन्ड होता है
यानी जो शेयरिंग होता है वो दो तरह का होता है, बताया था मैंने। Yes. एक मैंने बताया था बेटा सिंपल, और दूसरा बताया था मैंने डेटिव। याद आ रहा है? Yes. या डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। तो अभी का जो कहानी है वो इस पे है। क्यों अभी ऐसा क्यों है? तो देखो मैंने क्या बताया था कि ए देता एक ही है पर शेयर दोनों ही करते हैं। और मैंने ये भी बताया था लिखो चाहे इस तरीके से या फिर ऐसे लिखो, दोनों बात बराबर है। जो दे रहा है उस पे एक पॉजिटिव, जो ले रहा है उस पे एक नेगेटिव। ये जो डोनर एटम है उसका क्या खास बात है भाई, और एक्सेप्टर का क्या खास बात है? तो डोनर एटम की खासियत ये है कि पहले उसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, शुड हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अच्छा है कि अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो। if its octet is complete, कौन सा पेयर भाई? ये जो मैं बोल रहा हूँ शुड हैव पेयर का मतलब लोन पेयर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। if its octet is complete then it's more favorable, या सिंपली ये समझ लो कि अगर इसको मैं रीरूट कर दूं पूरे चीज को, तो डोनर एटम की क्या खासियत होनी चाहिए? तो सबसे पहला चीज तो भाई उसका खुद का पेट भरा हो, its octet should be complete, and it should have lone pair of electron. अगर ऐसी कहानी है बच्चों, इसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट, लोन पेयर भी है, तो ऐसे केस में डोनेट करने में इसको कोई परेशानी नहीं है। एक्सेप्टर के बारे में क्या खास बात कि भाई या तो ये थर्ड पीरियड या ऑनवर्ड्स एलिमेंट हो, either it belong थर्ड पीरियड और हायर। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि थर्ड पीरियड में आपको याद है कि 3s 3p 3d, मतलब 3s 3p मिला करके 8 इलेक्ट्रॉन तो रख ही लिया, 3d यानी 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अगर कैपेसिटी की बात किया जाए तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है यहाँ पे, तो यानी ये 8 से ज्यादा रख सकता है। इसलिए बोल रहे हैं कि इधर इट बिलोंग टू थर्ड पीरियड और हायर, थर्ड पीरियड और हायर, और इट इज इलेक्ट्रॉनिकली डिप्राइव्ड। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉनिकली डिप्राइव्ड। समझ में आया?
और इट इज इलेक्ट्रॉनिकली डिप्राइव्ड, ऐसा होना चाहिए। तो अब एग्जांपल देखते हैं बच्चों। समझ में आ गया जी सबको जो मैं कहानी बता रहा हूँ, कि जो डोनर होना Yes. चाहिए उसका पहला चीज कि उसका खुद का पेट भरा होना चाहिए, और उसके पास साथ ही साथ देने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। और एक्सेप्टर का मैंने क्या बात बताया प्यारे बच्चों? एक्सेप्टर का मैंने क्या बात बताया? तो वो थर्ड पीरियड का बिलोंग, थर्ड या उससे ज़्यादा पीरियड से बिलोंग होगा, या तो इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, क्योंकि थर्ड पीरियड के पास एक्स्ट्रा जगह होता है, उनका पेट बड़ा होता है, वो तोंदू टाइप में लोग होते हैं। नहीं, एक्स्ट्रा जगह है भाई, जितना मन करे उतना उनके अंदर भोजन डालते जाओ, खा जाएंगे वो लोग। और दूसरा चीज क्या, राइट, दूसरा चीज क्या मैंने बताया, या तो फिर भाई वो भूखे लोग हों तब जा करके, तो इलेक्ट्रॉनिकली डिप्राइव्ड हो, या दे शुड हैव डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो चलिए देखते हैं, या वेकेंट ऑर्बिटल एक लाइन में बोला जाए तो एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। तो मैंने अब पहला ही एग्जांपल बताया सीओ का। तो बच्चों आप बताओ, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो अगर आप सोचो कि 4 का चारों इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर ले, ये संभव तो पहली बात है ही नहीं, क्योंकि मैंने मना किया था कि 4 बॉन्ड तो वैसे भी नहीं बनता है। तो ये तो वैसे भी एक तो वो ही रीजन है जो नहीं पॉसिबल है। दूसरा, ये अगर आप ऐसा करते हो तो आप देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? जो कि बिल्कुल भी नहीं संभव है, क्योंकि ये भी सेकेंड पीरियड का है और ये भी सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट में कभी भी 10 इलेक्ट्रॉन तो भूल के भी 9 रहे हो ही नहीं सकता है भाई, 10 की हम बात ही कहां। अरे बच्चों समझ में आ रहा है बात? Yes. यस। तो यानी ये बिल्कुल भी एब्सर्ड तरीका है बनाने का। अब क्या करें? तो बोलते हैं कि देखो अच्छा चीज ये है कि कम से कम एक आदमी का तो काम करो भाई, कार्बन का 4 बॉन्ड तो नहीं बन सकता है, तो कम से कम ऑक्सीजन का तो 2 दे दो भाई, इसको भी तो 2 ही का जरूरत है। तो ऑक्सीजन को 2 दे दिया, तो अब देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, जबकि कार्बन के पास 4. तो अब ये डोनर बन सकता है और ये एक्सेप्टर बन सकता है। बोलिए। यस। तो अब इनका बॉन्ड आप बना सकते हैं कैसे, कि इसको ऐसे दे दीजिए। समझ में आया बच्चों? यस सर। क्लियर हुआ? तो इससे यहां बनाइए, डोनेट कर दीजिए। इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए, एक ही बात है। मैंने बताया था कि जो दे उस पे प्लस, जो ले उस पे माइनस। इसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। अब गिनिए तो बच्चों, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बच्चों? यस सर। आ रहा है बात समझ में? तो यही खास बात है। और इसी तरीके से हम लोग करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं कल के लिए, आप लोग बना करके बढ़िया से रखेंगे कल के लिए। क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। पहला दे रहा हूं मैं आपको, सबसे पहला स्ट्रक्चर दे रहा हूं आपको, BF3। दूसरा दे रहा हूं बेटा मैं आपको O3। तीसरा दे रहा हूं मैं आपको CO, हो ही गया है ना।
मैं तीसरा दे रहा हूँ बेटा आपको BF4 माइनस। चौथा दे रहा हूँ बच्चों मैं आपको, ठीक है, उसका नाम है I3 माइनस। पांचवा दे रहा हूं मैं आपको जिसको I3 प्लस बोलते हैं। छठा दे रहा हूं मैं बच्चों आपको, जो जो आए वो बनाना है, ट्राई करना है, ठीक है, बढ़िया से लिख लीजिए सब लोग। छठा दे रहा हूं मैं आपको NH4 प्लस का। सातवां दे रहा हूं मैं आपको कौन सा दे दूं भाई, चलिए बनाते रहिए। XeF2, XeF4, XeF6, XeO2F2। फिर दे दे रहा हूं बच्चों मैं आपको, फिर थोड़ा देखिएगा, बहुत थोड़ा सा घूमेगा एग्जाम्पल, वो है Al2Cl6। फिर है आपको बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, B2H6। हालांकि इतना जल्दी आएगा नहीं है, बहुत टफ है ये, तो मैं कुछ और भी साथ साथ में देता हूं आपको। BeCl2 होल, BeCl2 का सॉलिड स्ट्रक्चर, ठीक है। बस इसके बाद दो स्ट्रक्चर और हैं, अगर आप बना पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। B2H6 एंड BH2 का सॉलिड। BH2 नहीं बेटा, वो बेरिलियम है, BeH2, ये M है, ये M। इतने मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, जितना आपसे बन पड़े बच्चों आप बनाइए, लेकिन टाइम दीजिएगा। करेंगे सब लोग? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, मैं बस क्लास ओवर कर रहा हूँ।